हेलो फ्रेंड, मैं सूरज स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब फैमिली प्रीवियस एग्जाम पर। तो जैसा कि आपको पता है, आपके सामने मैं लेकर आया हूं बिहार अमीन 2020 का टेस्ट सीरीज़। और आज टेस्ट सीरीज़ का 17वां भाग है। बाकी 16 टेस्ट सीरीज़ ऑलरेडी हम करा चुके हैं। तो नहीं देखें तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे बिहार अमीन का आज टेस्ट सीरीज़ और देखेंगे कि कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने की संभावना है और आ रहे हैं। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें नोटिफिकेशन के लिए। एक बात और बताना चाहता हूं मैं आपको कि इस चैनल पे मैं मैथ जनरल कंपटीशन का मैथ का पूरा चैप्टर वाइज सॉल्यूशन करवा रहा हूं। तो आप देखना चाहते हैं तो डेली लाइव 10:30 बजे से 12 बजे तक आपको मैथ का क्लास चलता है मॉर्निंग में। तो आप वहां से देख सकते हैं मैथ का सॉल्यूशन किसी भी एग्ज़ाम के लिए। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो अब चलते हैं, आपका अपना टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं। तो बिना समय गंवाए लेके चलते हैं आज का पहला सवाल। और पहला सवाल आपके सामने है और यहाँ दिया हुआ है, क्या सोपान कृषि कहाँ की जाती है? तो सोपान कृषि को सबसे पहले बात किया जाए तो इसे सीढ़ी नुमा खेती भी बोलते हैं। तो सीढ़ीदार जो खेती होती है उसी को सोपान खेती कहते हैं या कृषि कहते हैं। तो ये जो खेती की जाती है वो पहाड़ों के ढलान पर की जाती है। तो ऑप्शन ये इसका सही जवाब होगा। आगे चलते हैं, आपको दूसरा नंबर सवाल में दिया हुआ है कि सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो सलाल जल विद्युत परियोजना की बात किया जाए तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। तो जम्मू कश्मीर राज्य के रियासी जिले में चेनाब नदी पर सलाल जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है। चलते हैं तीसरा क्वेश्चन, और तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पूछा है, भारत में स्थित प्रमुख मत्स्य ग्रहण पोताश्रय कहाँ पे है? तो भारत में स्थित प्रमुख मत्स्य ग्रहण पोताश्रय इसकी बात किया जाए तो यह कोचीन में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, पुराने श्याम प्रदेश का नाम क्या है? तो पुराने श्याम प्रदेश का नाम की बात किया जाए तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, थाईलैंड इंडो चाइना प्रायद्वीप और दक्षिण पूर्व एशिया के मध्य में अवस्थित है। इसे प्राचीन काल में श्याम के नाम से जाना जाता था। अभी एक थाईलैंड की सबसे बहुत अच्छी बात है कि उसका जो राष्ट्रीय पुस्तक है उसे रामायण को माना गया है और रामायण थाईलैंड का राष्ट्रीय पुस्तक बन गया है। आगे बात करते हैं, पांचवा नंबर सवाल आपके सामने है कि वाहन चालन हेतु पश्च दृश्य दर्पण होता है। मतलब जब वाहन को हम चलाते हैं तो पीछे देखने के लिए जो हम दर्पण लगाते हैं साइड मिरर में, वो किस तरह का दर्पण होता है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण। मतलब हम साइड के व्यूज़ को, पीछे के व्यूज़ को हम लोग साइड मिरर में देखते हैं कि पीछे से कौन सा गाड़ी ओवरटेक कर रहा है। तो उनका जो चित्र बनना होता है, इमेज बनना होता है, वो छोटा बनाना होता है। तो छोटे इमेज के लिए, छोटे प्रतिबिंब के लिए हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। कभी कभी अवतल दर्पण की बात किया जाए, जब हमें किसी भी वस्तु की प्रतिबिंब को बड़ा साइज में देखना होता है, बड़े आकार में देखना होता है, तो उसे हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। जैसे कि शेविंग करना होता है या तो डेंटल डॉक्टर, डेंटिस्ट लोग जो होते हैं वो किसका प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। आगे बात करेंगे छठा नंबर सवाल पूछा है, निम्न में से कौन सा बल क्षयकारी बल है? तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, घर्षण बल जिसे हम लोग फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं, एक तरह का क्षयकारी बल होता है। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। सातवां नंबर सवाल, चुंबक रक्षक किसके टुकड़े होते हैं? तो चुंबक रक्षक जो होते हैं वो किसके टुकड़े होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सॉफ्ट आयरन या तो नर्म लोहा का टुकड़े होते हैं। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करेंगे हम लोग आठवां नंबर सवाल में पूछा हुआ है, प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में बदला जाता है तो किसके सहायता से बदला जाता है? प्रत्यावर्ती धारा मतलब एसी करंट को हम लोग डीसी करंट में किसके द्वारा बदलते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डायोड या तो दिष्टकारी के द्वारा। तो डायोड का हिंदी है दिष्टकारी, और डायोड के सहायता से हम लोग एसी करंट को डीसी करंट में बदलते हैं या तो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलते हैं। बात करते हैं यहाँ पे 9 नंबर सवाल आपके सामने है और यहाँ पूछा हुआ है कि कौन सी गर्म शुष्क तथा रेत से भरी हवा है जो सहारा के रेगिस्तानी भाग से
उत्तर की ओर आगे देख लेते हैं, ठीक है, उत्तर की ओर और भूमध्य सागर से होकर इटली और स्पेन में प्रविष्ट होती है, तो इसका नाम क्या है? तो सिरक्को एक गर्म हवा है जो शुष्क तथा रेत से भरी हवा होती है, जो सहारा के रेगिस्तानी भाग से उत्तर की ओर और भूमध्य सागर से होकर इटली और स्पेन में प्रविष्ट होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको सिरक्को, ऑप्शन बी। एक और बात बता, यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इनसे होने वाली वर्षा को रक्त वर्षा कहते हैं, मतलब सिरक्को की हवा से होने वाली वर्षा को हम लोग ब्लड रेन या तो रक्त वर्षा भी कहते हैं, क्योंकि यह अपने साथ सहारा क्षेत्र के लाल रेत या लाल मिट्टी को भी अपने साथ ले आती है। आगे बात करेंगे हम लोग 10वां नंबर सवाल। 10वां नंबर सवाल में बोला है अमोनिया का एक गुण कौन सा है? तो अमोनिया का एक गुण कौन सा है? तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है, क्योंकि अमोनिया आपको पता है क्या है, एक तरह का एसिड है। आगे बात करते हैं 11 नंबर सवाल। भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 11 का ऑप्शन सी। उस समय जो भारत का बादशाह था वो अकबर था। ध्यान रखेंगे, भारत में मुगल बादशाह अकबर का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? तो 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक माना जाता है। और इसी बीच में ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई थी। तो पूर्वी देशों में व्यापार तथा वाणिज्य स्थापित करने के लिए इस कंपनी का निर्माण किया गया था। तो इससे इतनी सारी जानकारियाँ प्राप्त होती है। 12 नंबर सवाल में पूछा हुआ है निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़ा नहीं है? तो यहाँ पे जितने 4 क्रांतिकारी का नाम दिया हुआ है, तो इनमें से कौन से ऐसे क्रांतिकारी हैं जिनका नाम काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़ा हुआ नहीं है? तो ऑप्शन 12 का ऑप्शन सी हो जाएगा, भगत सिंह। भगत सिंह का नाम काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़ा हुआ नहीं था। काकोरी नामक जो स्थान था उसमें 8 डाउन ट्रेन में डकैती डालकर सरकारी खजाना को लूट लिया गया था। यह घटना काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। इनमें राम प्रसाद बिस्मिल साहब, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन लाल आदि पर मुकदमा चलाकर फांसी दे दी गई थी। इस कांड में भगत सिंह शामिल नहीं थे, ध्यान रखेंगे। आगे बात आती है 13 नंबर सवाल कि निम्नलिखित कामगारों में से किसमें जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी थी? तो इसका कौन सा कारागारों में से, मतलब कौन सा जेल में से जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया का पुस्तक का रचना किए थे? तो 13 का ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, अहमदनगर फोर्ट जेल में। आगे बात करते हैं 14 नंबर सवाल में पूछा है प्रसिद्ध नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? तो 14 का ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, सरदार भगत सिंह। सरदार भगत सिंह यह प्रसिद्ध नारा दिए थे। क्रांतिकारियों का यह नारा देश के युवा वर्ग को बहुत पसंद आया था और क्रांतिकारियों का विचार था कि ब्रिटिश ताकत के बल से ही हराकर देश को स्वतंत्र कराया जा सकता है। गांधी जी अहिंसाकारी नीतियों इनको किसी भी दृष्टि से पसंद नहीं थी, लेकिन यह नारा सरदार भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। आगे बात आती है 15 नंबर सवाल कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी भी बिल पर अपनी स्वीकृति देने से रोक सकते हैं या स्वीकृति रोक सकते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 15 का ऑप्शन डी, अनुच्छेद 111। अनुच्छेद 111 के अनुसार जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है तब वह राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है। तो ध्यान रखेंगे ये राष्ट्रपति के अधीन आता है कि विधेयक को पास करना या स्वीकृति देना या नहीं देना है। तो ये किसके अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 111 के अंतर्गत आता है। आगे बात करेंगे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा हुआ है कि क्वार्ज एक रूप है। तो क्वार्ज किसका रूप है? तो 16 का सही जवाब होगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड क्रिस्टलीय का एक रूप है क्वार्ज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड। आगे बात करेंगे हम लोग
यहाँ पे 17 नंबर सवाल, और 17 नंबर सवाल में देखेंगे समुद्री जल को किस प्रक्रिया से शुद्ध किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 17 का ऑप्शन ए, आसवन प्रोसेस से। ठीक है, तो समुद्री जल को हम लोग आसवन प्रोसेस से शुद्ध कर सकते हैं, तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब होता है। कैसे होता है, तो समुद्री जल को आसवन प्रक्रिया के द्वारा शुद्ध किया जाता है, क्योंकि इसमें नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, खारापन बहुत ज़्यादा होता है। आगे बात करेंगे 18 नंबर सवाल। 18 नंबर सवाल में दिया हुआ है कि ठीक 0 डिग्री सेल्सियस पर कटोरे में रखे बर्फ और पानी में क्या परिवर्तन आएगा। तो ठीक 0 डिग्री सेल्सियस पर कटोरे में रखे बर्फ और पानी में क्या परिवर्तन आएगा। तो 18 का ऑप्शन बी सही होगा, सारा पानी बर्फ बन जाएगा, ये परिवर्तन आएगा। आगे बात करते हैं, क्योंकि 0 डिग्री पर आपका जो पानी है, तरल है, वो ठोस में बदलना शुरू हो जाता है या पानी का बर्फ में जमना शुरू हो जाता है। 19 नंबर सवाल दिया हुआ है कि व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है। तो व्यापारिक जो वैसलीन होता है वो किससे निकाला जाता है। तो ऑप्शन का डी, ये पेट्रोलियम से निकाला जाता है। तो हम कह सकते हैं कि वैसलीन पेट्रोलियम का एक जेल होता है और ये पेट्रोलियम से ही बनाया जाता है। 20 नंबर सवाल में पूछा हुआ है कार्बनिक यौगिकों से संबंधित गलत कथन का चयन कीजिए। तो कार्बनिक यौगिकों से संबंधित गलत कथन की बात करें तो 20 का ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, वे सहज ज्वलनशील नहीं होते हैं। ठीक है, वे अपने आप में ज्वलनशील नहीं होते हैं, यह कथन जो है वो गलत है। कार्बनिक यौगिक हवा में सहज ज्वलनशील होते हैं, परंतु इसका गलनांक तथा क्वथनांक निम्न होता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 21 में दिया हुआ है क्या कि नींबू में खटास किस चीज़ की होती है। तो नींबू में खटास किस चीज़ की होती है या किसके कारण नींबू में खटास होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, सिट्रिक एसिड या सिट्रिक अम्ल के कारण नींबू में खटास होता है। तो ध्यान रखेंगे, नींबू में सिट्रिक अम्ल की मात्रा लगभग 5 से 6% होती है, जिसके कारण इसका स्वाद खट्टा होता है। आगे बात करेंगे 22 नंबर सवाल। 22 नंबर सवाल ने पूछा है ओडोंटोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है, उसका संबंध किसके अध्ययन के साथ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 22 का ऑप्शन सी। ओडोंटोलॉजी में हम लोग दांत का अध्ययन करते हैं। तो विज्ञान की एक शाखा है जिसमें दांतों तथा उनकी संरचना, विकास एवं उनकी बीमारियों से संबंधित है, उसे हम लोग ओडोंटोलॉजी कहते हैं। बात करते हैं 23 नंबर सवाल। 23 नंबर सवाल में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। तो रक्त द्वारा ऑक्सीजन किसकी सहायता से ले जाया जाता है, तो हम देख लेते हैं। 23 का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, लोहित कोशिकाएं, बिम्बाणु जिसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, लसीकाणु लिम्फोसाइट और श्वेतकाणु ल्यूकोसाइट कहते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा लोहित कोशिकाओं की सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हुआ। आगे बात करते हैं 24 का। 24 में दिया हुआ है निम्न में से किसमें वाताशय नहीं होता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 24 का ऑप्शन सी सही जवाब होगा। उपासितसम मछली में जो होता है वो वाताशय नहीं होता है। यहाँ पे सार्क सिलिकाई उपवर्ग की एक मछली है जिसका नाम है उपास्थि युक्त मछली, जो विश्व के सभी समुद्र में पाई जाती है। इन मछली में वाताशय नहीं होती है। आगे बात करेंगे 25 नंबर सवाल। 25 नंबर सवाल में पूछा है बीसीजी प्रतिरक्षण होता है। तो बीसीजी का जो टीका लगता है, प्रतिरक्षण होता है, वो किसके लिए होता है। तो 25 का ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, ट्यूबरक्लोसिस के लिए, टीबी के लिए दिया जाता है बीसीजी का टीका। आगे बात करेंगे 26 नंबर। 26 नंबर में पूछा है आंधी में हवा की गति कितनी होती है। तो आंधी जब आती है, स्ट्रॉम जब आता है, तो उसमें हवा की गति कितनी होती है। तो 26 का ऑप्शन सी सही जवाब होगा, 80 मील प्रति घंटा। तो 80 मील प्रति घंटा से अधिक होती है, ध्यान रखेंगे। ये ब्यूफोर्ट स्केल्स के अनुसार बताया गया है कि आंधी में हवा की गति लगभग 80 मील से अधिक होती है प्रति घंटा। 27 में दिया हुआ है क्वेश्चन में भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या है। तो भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है। तो 27 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
ठीक है। गैर आबादी वाले गांवों से अधिक, तो भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या लगभग आपका 2,50,000 है, जो गैर आबादी वाले गांवों की संख्या से अधिक है। बात करेंगे 28 नंबर सवाल, इसमें दिया हुआ है गुटी का प्रयोग आमतौर पर किसके संवर्धन के लिए किया जाता है। तो गुटी का प्रयोग हम लोग किसके संवर्धन के लिए किया जाता है, तो इसका सही जवाब होगा लीची संवर्धन के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। आप बिहार अमीन का परीक्षा देने जा रहे हैं तो लीची से संबंधित एक 2019 में एक बीमारी आई थी जिसे चमकी बुखार के नाम से जाना जाता है, और ये बीमारी लीची में कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव के कारण उत्पन्न हुआ था, जिसमें से बहुत सारे बच्चों के डेथ हो गई थी। तो ध्यान रखेंगे, लीची से कई सवाल पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे चमकी बुखार किससे रिलेटेड था, या गुट्टी का प्रयोग आमतौर पर किसके संवर्धन के लिए किया जाता है। आगे बात करेंगे 29 नंबर सवाल। 29 नंबर सवाल में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है। तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 29 का सी, शिमला में स्थित है। ठीक है, तो भारत में केंद्रीय आलू संस्थान जो है शिमला में स्थित है, जिसकी स्थापना ठीक है, जिसकी स्थापना 1945 ईस्वी में की गई थी। आगे बात करेंगे हम लोग 30 नंबर सवाल। 30 नंबर सवाल में दिया हुआ है कि पकते ही हरा टमाटर लाल क्यों हो जाता है। जब पक जाता है तो हरा टमाटर लाल हो जाता है, ये किसके कारण होता है। तो बी ऑप्शन इसके लिए सही जवाब होगा, क्लोरोप्लास्ट के क्रोमोप्लास्ट में बदलने के कारण। क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है, जिसके कारण हरे टमाटर जो होते हैं वो पकने के बाद लाल हो जाते हैं। 31 नंबर सवाल में दिया हुआ है निम्नलिखित जिलों में से 2001 से 2011 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या में वृद्धि हुई थी। तो कौन सा जिला था, बिहार की बात किया जाए तो वहाँ पे 2001 और 2011 के दौरान की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या में वृद्धि कहाँ पे हुई थी। तो 31 का ऑप्शन सी सही जवाब होगा, मधेपुरा। तो वर्ष 2001 और 2011 के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला बिहार राज्य के 5 जिले क्रमशः मधेपुरा, किशनगंज, अररिया, खगड़िया है और पूर्वी चंपारण है। तो सबसे ज़्यादा 31.12% का जो वृद्धि हुआ है वो मधेपुरा में देखा गया है। 32 नंबर सवाल में पूछा है प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है। तो बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका शिवहर। शिवहर जिला जो है वो सबसे ज़्यादा गरीब है। तो प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से पटना, मुंगेर और बेगूसराय सर्वाधिक उन्नतशील जिले हैं, जबकि मधेपुरा, सुपौल और शिवहर को न्यूनतम स्थान प्राप्त है। प्रति व्यक्ति आय की मानदंड के अनुसार बिहार का शिवहर जिला सबसे गरीब जिला में आता है। आगे बात करेंगे हम लोग यहाँ पे 33 नंबर सवाल, और 33 नंबर सवाल आपके सामने है, क्या बिहार में SPUR परियोजना का संबंध क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 33 का सही जवाब आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, नगर निगम वित्त से है। तो बिहार में SPUR जिसे हम लोग सपोर्ट प्रोग्राम फॉर अर्बन रिफॉर्म्स परियोजना का नाम दिया जा गया है, तो इसका जो संबंध है वो नगर निगम वित्त से है। आगे बात करते हैं 34 नंबर सवाल। 34 नंबर सवाल में बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है। तो ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसकी कुल लंबाई 5,358 किलोमीटर है 1 मार्च 2019 के अनुसार। बात करते हैं 35 नंबर में जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध है। तो इसका संबंध किससे है जीविका का। तो 35 का ऑप्शन सी सही जवाब होगा, गरीबी उन्मूलन से। बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना बिहार सरकार द्वारा गरीबी उन्मूलन हेतु उठाई गई एक महत्वपूर्ण पहल है। 36 नंबर सवाल में दिया हुआ है निम्नलिखित वाक्य में कौन से कारक का प्रयोग हुआ है। अब यहाँ से हम लोग 36 से 50 तक हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखे रहें, हिंदी को इतना आसान ना समझें, क्योंकि वहाँ पे आपको ये 15 मार्क्स जो होंगे वो आपके रिजल्ट को डिसाइड करेंगे। तो यहाँ से देखिए कि निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा कारक का प्रयोग हुआ, गुरु जी को फल दो। तो यहाँ पे 36 में देखेंगे तो गुरु जी को फल दो, इसमें कौन कारक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। तो यहाँ पे संप्रदान कारक। आगे बात करते हैं
37 नंबर सवाल में दुनिया को नई राह दिखाता है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सामान्य वर्तमान काल, क्योंकि दुनिया को नई राह दिखाता है, ये प्रेजेंट या सामान्य वर्तमान की बात हो रही है। आगे बात करेंगे 38 नंबर सवाल। 38 में दिया हुआ है परिवर्तन करने वाले लोगों की क्या खासियत होती है। तो परिवर्तन करने वाले लोगों की क्या खासियत होती है, तो 38 का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। वे अपने उद्देश्य की तरफ बिना हिचकिचाहट के चलते रहते हैं, ये उनका खासियत होती है। 39 नंबर सवाल दिया हुआ है कि निम्नलिखित विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थानों को भरिए। तो सावित्री को सत्यवान के प्राणों की चिंता में खाली जगह और खाली जगह नहीं लग रही थी। तो यहाँ पे दो शब्द कौन से आएंगे, तो इसका सही जवाब होगा 39 का ऑप्शन सी सावित्री को सत्यवान के प्राणों की चिंता में भूख और प्यास नहीं लग रही थी। यहाँ पे ये जो दो शब्द है वो बहुत ही एप्रोप्रिएट है और सबसे अच्छे शब्द हैं जो इस वाक्य को पूरा करते हैं। 40 नंबर सवाल में पूछा हुआ है बालू से तेल निकालना, दिए गए विकल्पों में से मुहावरे के सही अर्थ का चयन कीजिए। तो बालू से तेल निकालना एक मुहावरा है जिसका सही अर्थ क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी या संभव को संभव करना, बालू से तेल निकालना मुहावरे का सही अर्थ है। आगे बात करेंगे 41 का तमस शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। तो तमस शब्द का समानार्थी शब्द की बात किया गया है, तो 41 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तमस शब्द का समानार्थी शब्द अंधकार होता है। आगे देखते हैं हम लोग 42 नंबर सवाल। फिर हम लोग 42 नंबर सवाल में हम लोग देखेंगे कि मंदिर जाने के बाद मन को शांति मिला, दिए गए वाक्य का काल पहचानिए। तो मंदिर जाने के बाद मन को शांति मिला, इसमें कौन सा काल है, तो 42 का बी ऑप्शन सही होगा पूर्ण वर्तमान काल। मतलब कार्य पूरा हो गया है लेकिन ये कार्य वर्तमान में हुआ है, इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये पूर्ण वर्तमान काल का एग्जाम्पल है। आगे बात करेंगे 43 का दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थानों को भरिए। तो सही का चयन कीजिए कि यहाँ पे इस वाक्य को पूरा करने के लिए खाली जगह में कौन से शब्द भरे जाएंगे। तो 43 का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। जिस बच्चे ने आग से सबको बचाया था उसको पुरस्कृत किया गया। तो यहाँ पे ऑप्शन सी शब्द जो हैं वो एक एप्रोप्रिएट शब्द हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन सी में जो दो शब्द हैं उसी को वाक्य को पूरा करने के लिए प्रयोग किया जाएगा। आगे देखते हैं 44 नंबर सवाल। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो चारों वाक्य को पढ़ेंगे तो पाएंगे ऑप्शन ए पहला वाक्य जो है वो शुद्ध है, श्री राम और रावण के बीच घोर युद्ध हुआ। आगे बात करेंगे हम लोग 45 नंबर में दिया हुआ है गुड़ गोबर करना, दिए गए विकल्पों में से मुहावरे का उचित अर्थ कौन सा है। तो गुड़ गोबर करना इसका सही अर्थ क्या होगा मुहावरे का, तो 45 का ऑप्शन सी मजाक किरकिरा करना इसका सही अर्थ होता है। आगे बात करेंगे 46 का। तो 46 में दिया हुआ है नेता का स्त्रीलिंग रूप, दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। तो यहाँ पे नेता का जो स्त्रीलिंग रूप है इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी नेत्री। आगे बात करते हैं 47 नंबर का। 47 में दिया हुआ है पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून, उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 47 का ऑप्शन सी श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है। आगे बात करेंगे हम लोग 48 का। 48 में दिया गया है दिए गए चार विकल्पों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो यहाँ पे पुल्लिंग शब्द को चुनना है, तो 48 का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा जीरा। जीरा एक पुल्लिंग शब्द है। 49 की बात करेंगे तो 49 में आपके पास दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्या कि अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, दिए गए विकल्पों में से कहावत का सही अर्थ। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, इसका सही अर्थ क्या है। तो 49 का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा संकट में पड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता। आगे बात करेंगे हम लोग 50 नंबर का। और 50 में यहाँ पे दिया हुआ है कि निर्मल का विलोम शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। तो निर्मल का विलोम शब्द की बात किया जाए, उल्टा शब्द की बात किया जाए, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा मलिन। तो मलिन विलोम निर्मल का विलोम शब्द होता है। आगे हम लोग इसके बाद जो 51 से
75 तक देखेंगे तो सामान्य विज्ञान का सवाल देखेंगे। और आप शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखेंगे क्योंकि फिर से 25 क्वेश्चन जो होगा वो मैथ का होगा। और ये बहुत अच्छे मैथ यहाँ पे नहीं पूछा जाता है, मतलब एक लेवल का मैथ नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी इस मैथ को आप बिना छोड़े आप टेस्ट सीरीज नहीं पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप पूरे 25 सवाल मैथ का भी करेंगे मेरे साथ साथ में। तो ये शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने है। दिया हुआ है किसी दीवार को पूरा करने में एक्स वाई से 20% अधिक समय लेता है। यदि मिलकर वे उस दीवार को 30 दिन में पूरा करते हैं तो वाई अकेला उसे पूरा करने में कितना दिन लगेगा। ये टाइम एंड वर्क से सवाल है, काम, कार्य और समय से दिया हुआ है। बात करते हैं, ये एक्स है और ये वाई है, तो इनका समय का अनुपात की बात करते हैं। जो टाइम का रेशियो है वो कितना है। एक्स वाई से 20% अधिक काम लेता है, तो ये कहीं 100 दिन का समय लेता है, तो ये कितना लगेगा 20% अधिक मतलब 120। समय का जब रेशियो निकालेंगे तो 6 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 5। यहीं पे हम क्षमता का रेशियो निकालेंगे, एफिशिएंसी की बात करेंगे तो ये रेशियो पलट जाता है, ये 5:6 हो जाता है। बात किया गया है कि वे उस दीवार को 30 दिन में पूरा करते हैं, वो दोनों मिलकर। ये एक दिन में 5 काम करेगा, ये 6 काम करेगा, तो टोटल काम 11 होगा। और 30 दिन में पूरा करते हैं तो टोटल काम की बात किया जाए, एक दिन में 11, तो टोटल काम 30 से गुना करने पे टोटल काम आ जाएगा। और वे काम करना किसके द्वारा है, वाई से करना, तो वाई की क्षमता कितना है 6 होता है, तो 6 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 5 बार में कट जाएगा। और ये 55 दिन का समय लेगा, 11 × 5 = 55। आगे बात करते हैं। 52 नंबर सवाल में बोला है एक कार 20 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट में तय करती है। यदि उसकी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा से कम कर दिया जाए तो समान दूरी को तय करने में उसे कितना समय मिनट में लगेगा। तो देखिए 20 किलोमीटर 15 मिनट में जाती है, 30 मिनट में 40 और 60 मिनट में 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो स्पीड की बात कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। कम करने के बाद जो स्पीड आएगा, नया स्पीड आएगा, वो कितना आ जाएगा 10 कम कर देंगे तो 70 आ जाएगा। अब जो समय की बात करते हैं तो समय बराबर दूरी कितना है 20 किलोमीटर, वही दूरी है और तय करना है किससे 70 से। ठीक है, ये तो आएगा आपका आवर में, और 60 से जब इसको गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका किसका मिनट में। तो 120/7 इसका सही जवाब होगा। तो ऑप्शन आप देख लेंगे कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, 120/7। आगे बात करेंगे हम लोग इसी तरह का क्वेश्चन जो आपका है वो देखेंगे। 53 में बहुत आसान दिया हुआ है कि एक कागज की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 12 और 5 सेंटीमीटर, तो इसके परिमाप बराबर क्या होगा 2 गुने आपका L + में B। यहाँ पे 12 और 5 17, 17 गुने 2 कितना हो जाएगा 34, तो 34 सेंटीमीटर इसका परिमाप होगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। आगे बात करते हैं 54 नंबर में। 8 भुजा वाले एक नियमित बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का माप का योग क्या होगा। तो इसके लिए मैं बता रहे हैं कि आंतरिक कोण का माप का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो n-2 इंटू में 180 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा कुल आंतरिक कोणों का मान। फिर से मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे क्या होगा n-2, n क्या है भुजा की संख्या, भुजा कितना 8 में से 2 घटा देंगे कितना आएगा 6, और 6 को जब 180 से गुना करेंगे तो आप पाएंगे कितना कि आपके पास निकल के आ जाएगा 1080, और 1080 इसका कुल आंतरिक कोण या टोटल इंटरनल एंगल का मान हो जाता है। आगे बात करेंगे हम लोग 55 नंबर सवाल, और 55 नंबर सवाल में यहाँ पे दिया हुआ है, और इस तरह के सवाल भी आने के चांसेस हो जाते हैं। कई सारे टेस्ट सीरीज में हम करवा चुके हैं कि यहाँ पे देखिए कि DE बात करता है कि DE, ठीक है, DE और आपका F एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, इसमें दिया हुआ है कि ई पे समकोण है, तो यहाँ पे एक समकोण आपका लग गया है, समकोण है, और डी का जो है वो कितना है आपका 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है। तो जो बच जाता है एफ वो कितना हो जाएगा आपका, एफ का मान हो जाएगा 30 डिग्री। बात करते हैं कोट एफ और 1/√3। तो कोट एफ मतलब कोट थीटा 30 डिग्री की बात करते हैं, तो इसका मान जो होता है वो कितना होता है √3 होता है, और माइनस में 1/√3। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो √3 को √3 से गुना करेंगे 3 आएगा, 3 में से 1 घटा देंगे तो 2/√3 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है, 2/√3 इसका सही जवाब होगा।
तो यहाँ पे क्या, सॉरी यहाँ पे बीच में प्लस है, तो प्लस है तो ये क्या होगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, तो 4/√3 इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। ये प्लस है, माइनस नहीं है। आगे बात करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे इसी तरह से एक सवाल दिया है कि एक्स वाई और जेड, ये आपका एक समकोण त्रिभुज है जो वाई पे समकोण है। बाकी जो बच्चा है कौन, कॉट एक्स बराबर दिया हुआ है कितना आपका 3/4, तो 10 जेड का बात गए। यहाँ से एक कॉट की बात करते हैं और यहाँ पे जेड पूछा है, तो जब इस तरह का सवाल हो तो बस इसका जो कॉट एक्स का मान होगा वही 10 जेड का मान होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपको पता है यहाँ दिया हुआ 5 8 9 5 7 3 2 1 2 में 7 के स्थानीय मान और प्रत्यक्ष मान के बीच का अंतर। तो 7 के स्थानीय मान मतलब 7 है, 7 के बाद कितने अंक है, 1 2 3 4, तो 7 के बाद हम लोग 4 जीरो लिख लेते हैं। और प्रत्यक्ष मान 7 का कितना होता है, 7 होता है। तो ये दोनों का जो अंतर है इसको जब घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 6000, यहाँ पे 69993, कितना मिल जाएगा, 69993। आगे बात करते हैं 58 का, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि √1 + y/16 बराबर में 7/4। यहाँ पे 5y - 15 का मान निकालेंगे। तो यहाँ से जो इस रूट को इधर हटाएंगे, दोनों तरफ वर्क करेंगे, तो आपके पास यहाँ से वर्क करने के बाद और सॉल्व करेंगे तो y का जो मान आएगा वो आपके पास आ जाएगा। y का मान अब यहाँ से निकालेंगे तो y का मान आप निकाल लेंगे और y का मान इस इक्वेशन में जब पुट कर देंगे तो आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ से हम लोग इस तरह का क्वेश्चन भी आपको दिखने को मिलेगा और यहाँ पे आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। और सॉल्व करके इसका आंसर भी निकाल सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इसका सही जवाब आपके सामने हो जाएगा। जो y का मान आएगा वो कितना आ जाएगा आपका 33, और 33 को जब रखेंगे तो कितना आएगा, 33 × 5 165 में 15 घटाएंगे तो 150 इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे यहाँ पे इसी तरह का एक सवाल दिया हुआ है कि x² + 1/x² बराबर 6 है। तो ये जो आप जब अलजेब्रा पढ़ेंगे तो यहाँ से दिया हुआ है, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, लेकिन कोई बात नहीं। जब x² + 1/x² बराबर 6 है तो x + 1/x का मान जो होगा वो कितना होगा, 2, ठीक है। इसी के लिए अलजेब्रा का मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ मैथ, वहाँ पे जा सकते हैं कि इस तरह के सवाल की कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप या प्ले लिस्ट में चैनल पे दिया हुआ है अलजेब्रा पे जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे x - 1/x का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इस पूरे को जब सॉल्व करेंगे तो इसका जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 1 आता है। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं अपने तरीके से, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे जगह की कमी होती है इस वजह से हम आपको नहीं बता पाते हैं। फिर भी अब इसको आप सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं इसको सॉल्यूशन कर दूंगा। आगे देखते हैं, वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। यदि जीवा की लंबाई वृत्त में 48 सेंटीमीटर है और वृत्त की त्रिज्या 25 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से हम एक वृत्त बनाएंगे और वृत्त में एक जीवा खींचेंगे और जीवा की जो लंबाई वो कितना है, 48, ठीक है। वृत्त में एक केंद्र होगा और केंद्र से एक जीवा तक की दूरी को ज्ञात करने को बोला है, जबकि ये त्रिज्या दे रखा है, कितना दे रखा है त्रिज्या, ये त्रिज्या आपका 25 दे रखा है, कितना दे रखा है 25, और ये जीवा क्या है, 48 है जीवा की लंबाई। तो केंद्र से आने वाली जो लाइन होती है, रेखा होती है, वो जीवा को 2 बराबर भाग में बांट देती है, तो ये 24 हो जाएगा और ये भी क्या होगा, 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है, 90 डिग्री पे काटता है और 2 बराबर भाग में काटता है। तो एक 25 है, एक 24 है, दूसरा क्या हो जाएगा आपका ये 7 सेंटीमीटर, और 7 इसका सही जवाब हो जाएगा। पाइथागोरस लगाएंगे और यहाँ से निकालेंगे कितना, ये ओ, और यहाँ पे इसका ये नाम रखते हैं, तो ओ ए की लंबाई कितना होगा, ये 25 24, तो 25 का स्क्वायर 625, 24 का स्क्वायर 576 में घटा लेंगे तो 49 आएगा, 49 का वर्गमूल कितना होगा, 7। आगे बात करेंगे हम लोग, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पे मैं देखता हूँ, बस यहाँ पे 61 में थोड़ा सा यहाँ दिया हुआ त्रिभुज ओ बी सी, बात यहाँ पे ये नहीं ओ बी सी दिया हुआ है, तो ओ, ठीक है, ओ बी सी का मान कितना है, 40। तो ये जो बी कौन है वो कितना है आपका 40, तो सी बी का भी मान क्या हो जाएगा 40, क्योंकि जो ओ बी है और ओ सी है वो क्या है, अंतः त्रिज्या है, दोनों बराबर हैं, तो दोनों का जो कोण होगा वो क्या होगा, बराबर 40 40। तो ओ का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा आपका 100 डिग्री, ठीक है, ओ का मान 100 डिग्री होगा। तो ए के बारे में पूछा है क्या, कौन बी ए सी, तो ये जो ओ का मान बी ओ सी का मान 100 आ जाएगा, तो ए का मान क्या होगा, 2 से डिवाइड कर देंगे, आधा होगा, मतलब परिधि के द्वारा, सॉरी जीवा के द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण, ठीक है, परिधि पर बने हुए कोण का 2 गुना होता है, या तो परिधि पे बना हुआ कोण
जो होता है वो केंद्र में बने हुए कोण का आधा होता है। तो इसका मान कितना हो जाएगा आपका 50। ठीक है, सॉल्व करेंगे, इसका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करेंगे यहाँ पे 62 नंबर सवाल में पूछा है ए तथा बी के भार कितना है 7:8 के अनुपात में। ए का भार 10% बढ़ता है तथा बी ए और बी दोनों का कुल भार जो है 20% बढ़ता है। तो बी के भार में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों का भार दिया हुआ 7:8। ठीक है, तो यहाँ पे कुल भार कितना हो जाएगा आपका 15। ठीक, अब हम इसको 10-10 से गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 70 कर लें तो इसको 80 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 150। तो यहाँ से जो सॉल्व करेंगे ये ए का है, ठीक है, ये ए का था और ये बी का, और ये टोटल ए का जो है वो 10% बढ़ जाता है। कितना बढ़ता है 10%। 70 का 10% बढ़ेगा, 7 बढ़ेगा, मतलब कितना हो जाएगा 77। और 150 का जब 20% बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा 20%, 20%, कितना बढ़ जाएगा 30 बढ़ जाएगा। 30 बढ़ जाएगा तो कितना होगा 180। तो आप देखेंगे कि दोनों को मिला के 180 है, ए का 77 है, तो बी का कितना होगा तो 103 होगा। तो देखिए यहाँ से बी का पहले 80 था, अब हो गया 103, कितना बढ़ गया 23 बढ़ा है। 23 बढ़ा है किससे 80 से, और गुना कर लेंगे 100 से, तो ये आपका जो मान आएगा 23/80 गुने में 100, ये आएगा 28.75। ऑप्शन ये इसका सही जवाब होगा। आगे बात करते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है एक्स वाई जेड के आय 3, 4, 2 के अनुपात में है तथा उसका खर्च दिया है 5, 5, 2 के अनुपात में है। यदि एक्स है 18,000 का आय में से 3,000 रुपये बचा लेता है तो वाई की बचत ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखिए पहले ये एक्स वाई का कितना दिया है 3, 4 और ये 2, ये तो है आपका इनका इनकम। खर्च की तो इसको हम लिख सकते हैं 6, 8 और ये 4। ठीक है, ये आपका किसका है इनकम है। खर्च की बात करेंगे, एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो कितना है 5, 5 और ये 2। तो आप देखेंगे ये एक्स जो है वो 6 नहीं 18,000 कमाता है, अर्थात 3,000 गुना है। ठीक है, तो जो बी है वो कितना कमाएगा आपका 24,000। कितना कमा लेगा 24,000 रुपये। ठीक है, अच्छा अब ये जो है 6 में से 5 रुपये खर्च करता है, बचाता कितना 1, और 1 नहीं ये दिया हुआ 3,000, तो कितना गुना है 3,000 गुना। ठीक है, 3,000 गुना। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि बी भी 8 रुपये कमाता है, 5 रुपये खर्च करता है, तो बचाता कितना है 3 रुपये। तो 3 नहीं ये भी कितना हो जाएगा 3,000 गुना, मतलब 9,000 इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे बात करेंगे हम लोग यहाँ पे 64 का दिया हुआ है पी और क्यू दो मिश्र धातु हैं। ठीक है, पी और क्यू दो मिश्र धातु हैं और जिसमें टीन तथा सीसा को क्रमशः 12:5 और 4:3 के अनुपात में मिलाकर बनाए गए यदि मिश्र धातुओं की बराबर मात्राओं को पिघलाकर एक नया मिश्र धातु आर बनाया जाता है तो आर में टीन तथा सीसे की मात्रा ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखेंगे पहले पी है, पी में जो सीसा टीन और सीसा की मात्रा वो कितना है 12 और 5। फिर क्यू में जो सीसा टीन और सीसा की मात्रा है वो 4:3 है। दोनों की मात्रा बराबर बराबर लिया गया है, मतलब ये 12 और 5 17 है और ये 4 3 7 है। तो ये मात्रा टोटल बराबर होना चाहिए, मतलब इसको 7 से गुना कीजिए, इसको 17 से गुना कीजिए। जब ये गुना करेंगे 7 से गुना करेंगे पी वाले को तो ये 12 सत्ते कितना हुआ 84 और यहाँ पे 7 पचे 35। ठीक है, 17 से गुना करेंगे 17 चौक 68 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 17 51। बस ये दोनों को जोड़ लेना है, जोड़ के जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 76/43। सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है प्रथम 5 धनात्मक सम संख्या जो 9 से विभाजित है उसका औसत ज्ञात करें। तो 9 से विभाजित प्रथम 5 सम संख्या की बात किया जाए तो पहला जो है सो 18 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 9 गुने 2। ठीक है, सम संख्या लेना है और ये कितना 5 लेना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 9 गुने 2 18। ठीक है, 18 के बाद जो आएगा वो कितना हो जाएगा आपका फिर 18, फिर 36 आएगा, फिर 54 आएगा। इस तरह से हम जब करेंगे तो ये कितना आएगा लास्ट जो 5वीं संख्या क्या होगी 90। तो आपके पास 18 36, ठीक है, फिर आपका 54, फिर आएगा 72। ठीक है 72।
तो औसत की बात करेगा तो क्या होगा, 54 इसका औसत होगा, या तो 90 + 18/2 कर लेंगे तब भी औसत कितना आएगा, 54 आएगा। यहाँ पे 66 में सॉल्व करेंगे तो यहाँ 36 का कितना आएगा, 6 आ जाएगा। और ये आपका घनमूल है 9 का, तो यहाँ पे 9 निकाल लेंगे। और यहाँ पे क्या है, 9 गुने में आपको दिया हुआ कितना, 4 का घन है, घनमूल है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 4। तो 9 6 कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, और नीचे में 9 6 36 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा, 3 से काटेंगे तो 3 से ये आपका आ जाएगा कितना, 3 से ये 5 बार में, और 3 से ये 12 बार में, तो 5/12 इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन ए। आगे देखेंगे, क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। इस तरह से दिया हुआ है, क्या रॉबिन एक काम को अकेले 9 दिन में कर सकता है, अमित उसी काम को 6 दिन में कर सकता है, दिन में कर सकता है। दोनों एक साथ मिलकर काम को पूरा करते थे तो उसे 2500 रुपये मिलते हैं, तो रॉबिन का हिस्सा कितना है। तो देखिए, ये रॉबिन है और ये आपका जो है अमित है। ये 9 दिन में करता है और ये 6 दिन में करता है, तो काम है कितना, दोनों का एलसीएम कितना ले लो, 18। ये इसका क्षमता 2 है, इसका क्षमता 3, मतलब एक दिन में ये 2 काम करेगा रॉबिन, और अमित एक दिन में 3 काम करेगा। एक काम के बदले 1 रुपया मिलेगा, तो 2 काम के बदले रॉबिन को 2 रुपया और अमित को 3 रुपया, टोटल मिलेगा 5 रुपया। 5 नहीं, ये मिला है 2500, कितना गुना है, 500 गुना, कितना है, 500 गुना। तो रॉबिन को कितना मिलेगा, 500 से इसको गुना करेंगे 2 से को, तो कितना आ जाएगा आपका 1000 रुपया, और 1000 रुपया इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन सी। आगे बात करेंगे हम लोग 68 का। 68 में दिया हुआ है कि एक नाव धारा के प्रतिकूल 63 किलोमीटर 9 घंटे में, तो प्रतिकूल जो चाल होगी, ठीक है, प्रतिकूल को इंग्लिश में अप स्ट्रीम बोलते हैं, तो अप स्ट्रीम में जो स्पीड होगी वो कितना होगा, 63 में आपका हो जाएगा 9, मतलब 7 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। डाउन स्ट्रीम धारा के अनुकूल की बात करेंगे, डाउन स्ट्रीम की बात करेंगे तो वही 63 किलोमीटर ये 7 घंटे में जाता है, तो ये चाल हो जाएगी 9 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव की गति पूछा है तो दोनों को जोड़ दीजिए, तो 7 और 9 कितना हो जाएगा, 16, और 2 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये होती है नाव की गति, तो ऑप्शन डी सही होगा। धारा की गति पूछता है तो 9 में से 7 घटा के 2 से भाग देते तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता। फिर से एक सवाल आया है यहाँ पे, एक समचतुर्भुज के 2 विकर्णों की लंबाई दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल। तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है 1/2 गुने पहला विकर्ण गुने में दूसरा विकर्ण होता है। तो यहाँ से काट लेंगे, ये 6 बार में कटेगा, और 6 5 कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन ये सही जवाब हो जाएगा। बात करेंगे 70 नंबर सवाल पूछा है, 9 भुजाओं को एक नियमित बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का माप का योग क्या होगा। तो 9 भुजा है, तो मैंने बताया था फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला आपके सामने बताया था, n-2 गुने में क्या कर लेंगे, 180। n क्या है, भुजाओं की संख्या, तो 9 में से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा 7, और 7 को जब हम 180 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1260। आगे बात करेंगे हम लोग 71 नंबर सवाल, और 71 नंबर सवाल आपको दिया हुआ है इस तरह से कि इसका यहाँ पे कि PQR, ठीक है, PQR में Q जो है आपका 90 डिग्री है, वहीं पे R का मान जो दिया वो कितना दिया हुआ 60 डिग्री, तो बाकी बच जाता है आपका P कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री। पूछा है सेक P, तो सेक 30 डिग्री का मान जो होता है वो आपका होता है 2/√3, ठीक है, और माइनस करने की बात बोला है किसका, 1/√3। तो यहाँ से 2/√3 में 1/√3 घटा लेंगे तो इसका सही जवाब होगा 1/√3, ऑप्शन सी। आगे बात करते हैं 72 नंबर सवाल, क्वेश्चन त्रिभुज PQR में, किसमें, PQR में, ठीक है, PQR में यहाँ पे Q बराबर दे रखा है 90 डिग्री, और cos P से दिया हुआ है, cos P बराबर दिया है 25/24, cos P बराबर होता है कर्ण बटे लंब, तो कर्ण आपका 25 है, और लंब यहाँ पे क्या हो जाएगा, QR लंब होगा, ये कितना है 24, ठीक है, ये 25 और ये 24। तो यहाँ से आपका हम पाइथागोरस लगाएंगे तो ये PQ कितना आएगा 7। पूछा है कोट R से यहाँ से देखेंगे तो कोट R बराबर जो होता है आधार बटे लंब, मतलब 24/7 हो जाएगा, आंसर डी इसका सही जवाब होगा। आगे देखते हैं, यहाँ से एक सवाल दिया हुआ है, इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये भी थोड़ा सा लॉन्ग सवाल हो जाएगा, मैं इसका आंसर बता दूंगा, और करना बहुत आसान है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक कंपनी में श्रमिकों में से 2/3 भाग लड़कियां हैं, लड़कियों में से 1/2 भाग विवाहित है, जिनमें से 1/3 विवाहित लड़कियां छात्रावास में रहती है।
यदि 3/4 लड़के विवाहित हैं और 3/2 विवाहित लड़के छात्रावास में रहते हैं तो उन श्रमिकों की गणना करें जो छात्रावास में नहीं रहते हैं। तो इस तरह के सवाल के लिए क्या करेंगे मैं बताता हूँ कि यहाँ पे 2/3 नीचे में बटे में 3 कितने बार है, 1 बार, 2 बार और 3 बार। 3 बार है 27 हो जाएगा और एक 4 है तो टोटल 27 गुने 4, ठीक है। तो 108 टोटल मान लेंगे और वहीं 108 से मान के टोटल ये काम करते चले जाएंगे तो इसका जवाब जो आएगा वो कितना आएगा, आपका ऑप्शन डी। ठीक है, आप एक बार करेंगे, नहीं होगा तो फिर सवाल आप बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे जगह की कमी होती है, बहुत मुश्किल से स्क्रीन रिकॉर्ड कर पाता हूँ आप लोग के लिए और सवाल को लाता हूँ। आप समझेंगे मेरी प्रॉब्लम को और इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी। आगे देखिए, यहाँ पे 74 नंबर सवाल में दिया हुआ है कि अगर कोई संख्या 6 5 7 4 2 3 5 4 7 x 4 और 6 है और ये 11 से विभाजित है तो x का मान क्या होगा। तो आपको पता है 11 का विभाजिता का रूल कि विषम स्थान पे आने वाले अंकों का योग और सम स्थान पे आने वाले अंकों का योग कहीं 11 से विभाजित हो अंकों का योग, ठीक है ना, का अंतर जो हो, सम स्थान पे आने वाले अंकों का योगफल और विषम स्थान पे आने वाले अंकों का योगफल का अंतर कहीं 0 आ जाए या तो 11 के टेबल में संख्या आ जाए तो वो पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी। तो इस तरह से आप देखेंगे तो 11 जो यहाँ पे x का मान आएगा वो कितना आएगा, 9 आ जाएगा। आगे बात करेंगे 75 नंबर सवाल और ये अंतिम सवाल है, इसे भी आप सॉल्व करेंगे, ये इक्वेशन बनेगा, थोड़ा लंबा हो जाता है इस तरह के सवाल को सॉल्व करना है यहाँ पे, ठीक है। और इस तरह के सवाल आपको देखने को नहीं मिलेंगे, इससे आसान मिलेंगे, फिर भी मैं एक स्टैंडर्ड सवाल इस टेस्ट सीरीज में आ गया है तो कोई बात नहीं। तो इसका सही जवाब जो होगा वो आपका 10/9 होगा। आप इसको सॉल्व करके देखेंगे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद में आया होगा और पसंद आया हो तो दिल से लाइक करना, यहीं से मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए बाकी और आगे वीडियो हम लोग बना पाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय। और जो नोटिस मैंने दिया है कि आपको रेगुलर मैथ पढ़ना है तो 10:30 बजे मॉर्निंग में रोज़ मैथ का क्लास चल रहा है तो उसको देखना ना भूलें। तो आप अपना ध्यान रखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में।